अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप जेईई एडवांस से रिलेटेड हैं, या तो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या आपके रिलेटिव्स या ब्रदर्स, सिस्टर्स कोई भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहा हो तो डेफ़िनेटली ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस सेंस में है कि जेईई एडवांस ने 50 क्वेश्चंस ऐसे रिलीज़ किए हुए हैं जो हमारा एक जनरल डाउट होता है, जब भी हम इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते हैं या इनकी तैयारी करते हैं। ख़ास करके इस पैंडेमिक में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए आप इतने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहा है, उनको मैं कवर करने वाला हूँ और आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आज के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा कि वेदर आप एलिजिबल है या नहीं इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है, लास्ट ईयर आपने फॉर्म भरा था नहीं बैठा, क्या आप एलिजिबल हैं इसके लिए? कौन-कौन से ऐसे कंडीशन हैं, स्पेशल मेजर है जो इस साल लिए गए हैं? कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल मेजर भी लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे बोर्ड्स भी थे जहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया और रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ बोर्ड के थ्रू। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए जो ये बोर्ड है, आईआईटी जेईई बोर्ड है जो आईआईटी बॉम्बे करवा रही है इस बार एग्ज़ाम जेईई एडवांस की, उन्होंने कुछ स्पेशल मेजर टाइप का एक एक्सेप्शनल कॉलम डाला है जिसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स जो पेंडेमिक में 12th का एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ मेजर बनाए हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जेईई एडवांस का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से होने वाला है। तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, या फिर क्लास 12th का मार्कशीट हो, या कोई आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, या उनमें कोई डेविएशन है या नाम चेंजेस है, कुछ भी कहीं पर भी है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को, अपना आईडी कार्ड, सारा कुछ आप इकट्ठा करके रख लें सॉफ्ट कॉपी में। खास करके आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट रीडर वगैरह टाइप का जो ऐप होता है उनको यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं। आपको किसी शॉप के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप वहाँ स्कैन करवा रहे हैं फिर सेव कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट रिलेटेड टू जेईई एडवांस 2022 ना हो, है ना? कोई भी डाउट मन में आपका नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ इनपुट मिलता है, कुछ हेल्प मिलता है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सजेस्ट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। मेरे बैकग्राउंड में जा सकते हैं आप। मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक किया हूँ 2017 में, तो वहाँ से आपको थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं चूँकि इन सारे प्रोसेस के थ्रू एक बार जा चुका हूँ, तो मुझे ये आइडिया होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट आता है। मैं 2013 में एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता है उस समय बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन, और इंटरनेट भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, जस्ट आया ही था। तो उस समय थोड़ी डिफ़िकल्टी थी, कैफ़े जाना पड़ता था, बट आजकल आपके फिंगर टिप पे है, आप सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। इनको जस्ट बस जानते हैं कि कैसे इन सब क्वेश्चंस को आंसर करना है। पर्टिकुलरली जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनको जेईई एडवांस ने खुद ही आंसर करने की कोशिश करी है, और उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैंने 2021 के लिए रजिस्टर किया था जेईई एडवांस के लिए, बट मैंने कोई भी पेपर 1 या पेपर 1 में अपीयर नहीं हुआ। और और क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे जेईई मेन 2022 क्वालिफाई करना पड़ेगा जेईई एडवांस 2022 में अपीयर होने के लिए? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। तो इसका आंसर ये है कि आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं जेईई एडवांस 2022 के लिए। जो सेक्शन इन्होंने लगाया है वो है वन टाइम मेजर। जो मैं बात कर रहा था कि 2020 में पेंडेमिक के दरमियान जो लोग 12th पास किए थे या उनका रिजल्ट डिले से होके आया था, उन सब लोगों के लिए ये बेसिकली एक प्रोविजन बनाया गया जिसको उन्होंने आईआईटी जेईई ने नाम दिया वन टाइम मेजर, है ना? तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं एग्जाम, बट आपको 2022 के जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली आप जेईई एडवांस के पोर्टल से जाके कर सकते हैं, जो आईआईटी बॉम्बे इस बार कंडक्ट करवा रही हैं। आप वहां से जाके डेफिनेटली ये एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में बैठ पाए। ठीक है, तो ये बस आपको करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एलिजिबल है, आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये क्लियर है आपके लिए।
कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपको लगेगा कि थोड़ा एम्बिग्यूटी है, आप वीडियो पॉज करके बार-बार देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे स्पेसिफिकली लिख सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा सवाल है इसमें कि आई रजिस्टर्ड फॉर जेईई एडवांस 2021 एंड वाज एब्सेंट ओनली इन वन पेपर। तो बोल रहे हैं कि मैंने रजिस्टर तो किया था बट एक ही पेपर में एब्सेंट था। तो क्या मुझे जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए इस साल 2022 में? तो जेईई एडवांस का मानना है कि बोर्ड का मानना है जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड है जैब, उनका मानना है कि अगर आप एक भी पेपर में अपीयर होते हैं तो उनको एक अटेम्प्ट माना जाता है, और अगर आपका एक अटेम्प्ट हो गया तो आपको फिर से प्रोसेस दोहराना पड़ता है, यानी कि जेईई मेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए, राइट। और जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो सेक्शन 11 में मेंशन किया हुआ है ब्रोचर में, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ये है कि एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम 2 होने चाहिए, उसके बाद आप क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठे हुए होने चाहिए, फिर आपका एज लिमिट होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी या विदाउट विदाउट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 के बाद होना चाहिए, या फिर अगर आप SC ST या किसी और कैटेगरी PWDs में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 अक्टूबर 1992 के बाद अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड था जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान रखना ही है। इनके अलावा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको जेईई मेंस का जो कट ऑफ है, जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया जो जेईई एडवांस ने इस बार मेंशन किया है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई एडवांस में अपीयर होने जा रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मेंशन है आप जाके पढ़ सकते हैं, जेईई एडवांस के वेबसाइट पे में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन का कहना है कि क्लास 12th मैंने 2021 में पहली बार दिया था, क्या मैं जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर है कि आप एलिजिबल हैं जेईई एडवांस 2002 देने के लिए, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर उन्होंने शेयर किया है उनमें जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 4 मैंने अभी बताया है वो इंडियन नेशनल्स के लिए, वो आप क्वालिफाई होने चाहिए, है ना। उनमें ये जेईई मेंस की क्वालिफिकेशन भी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको जेईई मेंस भी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल कहता है कि मैं 2020 में क्लास 12th में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, और मेरा जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर 2020 के पहले घोषित हुआ था, और मैं ना तो जेईई एडवांस 2020 में अपीयर हुआ ना ही 2021 में अपीयर हो पाया। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि मैं 2000 जेईई एडवांस दे पाऊँ? आंसर है कि आप एलिजिबल हैं। जो सेक्शन है वो वन टाइम मेजर के अंदर जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड है उन्होंने दिया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको सारे क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडियन नेशनल्स के लिए, जो मैं बार बार अभी बोल रहा हूँ 4 पॉइंट्स, वो आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया हुआ वो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जा करके देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मैं क्लास 12th एग्जामिनेशन में पहली बार 2020 में बैठा था, और मेरा बोर्ड जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 15 अक्टूबर 2020 के पहले, बट मैं 2020 जेईई एडवांस में अपीयर नहीं हुआ, एंड फर्स्ट टाइम मैं अपीयर हुआ 2021 में। तो क्या मैं इस साल एलिजिबल हूँ जेईई एडवांस में बैठने के लिए, यानी कि 2022 में? आंसर है यस, आप एलिजिबल हैं। और अगेन आप वन टाइम मेजर सेक्शन के अंदर एलिजिबल है, क्योंकि आपका अभी तक लीगली एक ही अटेम्प्ट हुआ है, तो एक अटेम्प्ट आपका बाकी है, बशर्ते कि आप इंडियन नेशनल्स के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, जो जेईई एडवांस 2022 के लिए। अगेन क्राइटेरिया के लिए आप थोड़ा वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हैं। छठा सवाल है, कहता है कि मैं 12th में क्लास 12th में 2020 में अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम, और मेरा क्लास 12th का जो एग्जाम रिजल्ट था वो अक्टूबर 2020 के पहले डिक्लेयर हुआ। मैं 2020 में भी अपीयर हुआ बट 2021 में अपीयर नहीं हो पाया। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ 2022 के लिए? आंसर है यस, आप एलिजिबल है। अगेन जो ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड का जो वन टाइम मेजर है, क्योंकि अगेन इस केस में भी आपका एक ही अटेम्प्ट होता है, तो चूंकि जेईई एडवांस के लिए 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको चारों क्राइटेरियाज जैब के द्वारा जो डिसाइड किया गया है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल है। सातवां सवाल कहता है कि मैं 2020 में क्लास 12th में अपीयर हुआ था, है ना, और मेरा रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर के 2020 के बाद डिक्लेयर हुआ। क्या मैं एलिजिबल हूँ 2022 में जेईई एडवांस देने के लिए? आंसर है आप एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपने सारी कंडीशंस जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मेंशन की हुई है इंडियन नेशनल्स के लिए, अगर आप वो सेटिस्फाई करते हैं। अगेन मैं दोहरा देता हूँ, वो कंडीशन पहला है कि आपको जेईई मेंस में टॉप 2.5 लाख के लिस्ट में आना है,
दूसरा है कि आपकी जो अटेम्प्ट होनी चाहिए मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 1 अक्टूबर 1997 के बाद होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं SC ST और PWDs तो उसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 अक्टूबर 1992 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना ही करना है, तभी आप इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए एलिजिबल है, यानी कि JEE एडवांस 2022 के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते 8वां क्वेश्चन कहता है कि अपियर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2020 में मैं अपियर हुआ। मेरा क्लास 12th का बोर्ड का जो रिजल्ट था वो अक्टूबर 2020 के पहले, अक्टूबर 15 2020 के पहले डिक्लेयर हुआ, बट मेरा रिजल्ट होल्ड पे था और 15 अक्टूबर 2020 के बाद डिक्लेयर हुआ। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आंसर है यस, आप एलिजिबल है, बशर्ते आप सारी कंडीशंस आप जैब का जो 2022 JEE एडवांस के लिए है वो आप सेटिस्फाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है। 9वां सवाल बहुत आसान है। 9वां सवाल कहता है कि मैं 2020 में पहली बार अपीयर हुआ क्लास 12th में, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका 15 अक्टूबर 2020 के बाद डिक्लेयर हुआ। मैं दोनों एग्जाम यानी कि उसके बाद 2020 JEE एडवांस और 2021 JEE एडवांस में अपीयर हुआ, तो क्या मैं 2022 में भी एलिजिबल हूँ? आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इसीलिए आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन JEE एडवांस 2022, क्योंकि आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया। 10वां सवाल है। 10वां सवाल कहता है कि 2022 में मैंने JEE मेंस के दरमियान मैंने अपना कैटेगरी मेंशन करने में गलती करी, तो क्या मैं इसे JEE एडवांस के रजिस्ट्रेशन में करेक्ट कर सकता हूँ? आंसर है आप नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आपने कैटेगरी मेंशन कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सलमान भाई अपना जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो किसी और की भी नहीं सुनता है। तो जॉब अभी आपका नहीं सुनेगा और आपको चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप क्वेश्चन 11 से 14 जो अभी आने वाला है वो आप इसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मैंने 2022 में कैटेगरी जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेंशन किया था JEE मेंस के दरमियान, बट मैं इस सेक्शन से बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ JEE एडवांस 2022 के लिए? तो JEE एडवांस का मानना है कि अगर आप जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बिलोंग नहीं करते हैं, तो और अगर आपका स्कोर जो है जनरल कट ऑफ के ऊपर है, तो आप जो है जनरल कट ऑफ जो यहाँ दिया गया है, इफ यूर JEE मेन 2020 बिलो जनरल कट ऑफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर JEE एडवांस। बड़ा ही सिंपल सा आंसर JEE एडवांस ने दिया है कि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी का तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, तो जनरल EWS में अगर आपने पहले लिखा था तो आप बेटर है उन्हीं से जाइए। आप डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बोर्ड को, तो वो आपकी बात मान लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मैं अपना कैटेगरी जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस मेंशन किया हूं 2022 की रजिस्ट्रेशन में, बट मेरे पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है जो एज पर जॉब 1 अप्रैल 2022 का। तो क्या मैं ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूं जो 1 अप्रैल 2022 के पहले का हो? ठीक है, तो JEE एडवांस का कहना है कि कोई भी वैलिड जनरल AWS वाला सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट JEE एडवांस ने दिया हुआ है 2022 के लिए वेबसाइट पे मेंशन है, अगर वो 2022 के बाद का इशूड है तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा और वही मान्य भी है। ठीक है, वो है आपका एक वैलिड। अगर उसके पहले वाला है तो आपको वो वैलिड नहीं होगा, है ना। अगर आपको बेनिफिट्स लेना है EWS कैटेगरी का तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वाला यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने अगेन कैटेगरी OBC NCL मेंशन किया था 2022 JEE मेंस के दरमियान, बट मैं इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता हूं। क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूं JEE एडवांस 2022 के लिए? आंसर इसका सिंपली वही है कि अगर आप ने मेंशन किया कि आपने JEE मेंस में OBC NCL भरा है जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, उनके लिए अगेन इसमें यही है कि अगर आप जनरल कट ऑफ को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कट ऑफ के नीचे है आपका मार्क JEE मेंस में, तो आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मैंने अपनी कैटेगरी OBC NCL भरी है 2022 JEE मेंस के लिए, बट मेरे पास अगेन कोई ऐसा वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं है जो 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो। कैन आई अपलोड
समथिंग जो इसके पहले का हो। आंसर है कि अगेन वही कि आपका जो वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, जो भी जे एडवांस ने डिसाइड किया है 2022 जे एडवांस के लिए, वो आपका 1 अप्रैल के बाद का ही इशू होना चाहिए। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लेटेस्ट बना के आप अपलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मैं एक ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हूँ। मैं अपना जो कास्ट का नाम है वो केवल एस्टेट लिस्ट में देखता हूँ, है ना, और जो भी सेंट्रल लिस्ट ओबीसी का है उसमें नहीं देख पा रहा हूँ, जो एनसीबीसी का साइट पे रहता है। तो क्या मैं रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हूँ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में? तो जे एडवांस का मानना है कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। कोई भी बेनिफिट आपको अगर लेना है तो ओबीसी एनसीएल वो सेंट्रल लिस्ट में होना ही चाहिए। और ये आप ncbc.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी कास्ट है वो इसमें आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप एडवांटेज रिजर्वेशन का नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है कि ये नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया जो जे एडवांस के लिए है, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, वो उनका बेनिफिट क्या है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो भी क्राइटेरिया निकाला गया है वही क्राइटेरिया जे एडवांस भी फॉलो करता है। तो आप अगेन जो एनसीबी ये जो साइट दिया हुआ है ncbc.nic.in, उस पे जाके आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं जो भी क्राइटेरिया ओबीसी एनसीएल के लिए दिया गया है। 17 क्वेश्चन ये कहता है कि मैं एक ओबीसी कैंडिडेट हूँ। मैं अगेन क्वेश्चन वही है कि सेंट्रल लिस्ट में मेरा ओबीसी लिस्ट में मेरा कास्ट मेंशन है, बट वो नॉन क्रीमी लेयर में मेंशन नहीं है। तो जो भी जो करंट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर है कि कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है, जो आईआईटीज एनआईटीज है, उनमें वो एलिजिबल नहीं होंगे और उनको जनरल कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है। सिंपल है। 18वां क्वेश्चन है, वो कहता है कि हु इज ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये जो नाम है, जो दिव्यांग है, बेंचमार्क दिव्यांग बोलते हैं, वो उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जे एडवांस का कहना है कि ए पर्सन with benchmark disability means person with not less than 40% of a specified disability। जो भी मेजरेबल टर्म्स और ये दिए हुए हैं, जो बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के में डिफाइन किया गया है, अगर उसका 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी से लेस नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हम उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानेंगे। ठीक है, तो एक बेंचमार्क मिल गया। उसके बाद कुछ टर्म्स है जो जे एडवांस ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। तो वो टर्म्स क्या है? जैसे टर्म्स है स्क्राइब या एमेन्युएंसिस। ये वर्ड का मीनिंग क्या है? तो ये कहता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जो बेसिकली क्वेश्चंस को रीड करने के लिए या आंसर को टाइप करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए मदद करता है। दूसरा ये है कि स्क्राइब, आपने सुना ही होगा कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जिनको डिफ़िकल्टी होती है, वो उनके लिए होता है, जो ना तो सॉल्यूशन को वो इस मेथड के थ्रू उनको ना तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना ही उसको कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करना पड़ता है। एक मेथड होता है आंसर करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए इज एलिजिबल जो स्क्राइब की सर्विसेज है वो कौन कौन सी है? तो जे एडवांस का कहना है कि द सर्विसेज ऑफ अ स्क्राइब आर अवेलेबल ओनली टू दोज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। जो दिव्यांग है उनके लिए है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, या फिर डिसेबिलिटी है जो अपर लिम्स में है, या लॉस्ट फिंगर्स है, हैंड्स है, या फिर ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में वो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग है, जो इस डेट को निकाला गया था। उसके अकॉर्डिंग अगर है, जो अगस्त 29 2018 के अकॉर्डिंग है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। और जो भी ऐसे स्क्राइब की सर्विस जिनको ज़रूरत है, उनको आप एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के दरमियान ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट एग्ज़ाम के दरमियान किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल कहता है कि अगर मैं स्क्राइब की जो सर्विसेज है, अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, तो क्या वो मेरी जे एडवांस के स्कोर को या फिर रैंक को या उनकी फर्दर सीट एलोकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है? आंसर है नहीं।
जो भी आप किसी भी स्टेज पर अगर कोई कैंडिडेट स्क्राइब सर्विस को यूज़ किया है बट उतना डिसेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करता है जिसके अंदर उन्होंने ये सर्विस अवेल करी है, तो उनको वारंट जा सकता है इस स्क्राइब सर्विस को यूज़ करने के लिए, और उनको बार्ड भी किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, निष्कासित भी किया जा सकता है रैंकिंग और एडमिशन के लिए। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स का गलती से अगर एडमिशन हो भी जाता है तो उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो जब भी आप इस सर्विस को अवेल करें, जितने भी दिव्यांग लोग हैं या फिर उनसे रिलेटेड लोग हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, आप करेक्टली इसका यूज़ करें। इसके लिए आप गवर्नमेंट की साइट पे जा सकते हैं कि डिसेबिलिटी का एक लेवल क्या है, एक्सटेंट क्या है, और उसके बेसिस पे आप ये सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। 22वां सवाल है कि मैं एक दिव्यांग कैंडिडेट हूँ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो जे एडवांस ने डिसाइड किया है, और एक सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो क्या मैं एडिशनल 1 आवर जो कंपनसेटरी मिलता है जनरली नॉर्मल लोगों से 3+1 मिलता है, 4 आवर्स मिलता है, तो क्या मैं वो अवेल कर सकता हूँ? तो आंसर कहता है कि जो भी लोग जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, वो एक घंटे जो है कंपनसेटरी टाइम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो आपका 9 से 12 है उसमें आपको 9 से 1 हो जाएगा पेपर 1 के लिए, और 2:30 बजे से जो 5:30 बजे का पेपर है वो 6:30 बजे तक आपके लिए होगा। बाकी यही है कि आपको जब भी ये चीज़ें अवेल करना है, तो जब भी आप जेईई एडवांस 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे जो 7 अगस्त को शुरू होने वाला है, उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, और जो भी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है जो जेईई एडवांस ने मेंशन किया हुआ है ब्रोचर में, इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, वो आपको भर के देना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। 23वां सवाल कहता है कि अगर मैं कंपनसेटरी टाइम अवेल करता हूं और मैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में फेल कर जाता हूं, तो क्या ये मेरी जेईई एडवांस की रैंकिंग या कोई भी सीट एलोकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा? सिंपल है। तो कहता है कि अगर आपने कंपनसेटरी टाइम अलॉट किया है बट आप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा सकते हैं, तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, और आप कोई भी रैंकिंग या एडमिशन प्रोसेस से डिबार हो जाएंगे, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। सो अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर ऐसे ही सर्विसेज अवेल करने के बाद भी एडमिशन हो गया है गलती से, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां सवाल वो कहता है कि मैं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूं जो स्क्राइब सर्विस 2022 एग्जाम के तहत मैं अवेल कर सकता हूं, जो भी कंडीशन मेंशन है, तो मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इस सर्विस स्क्राइब सर्विस को अवेल करने के लिए? तो आंसर है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम जो जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से शुरू होने वाला है 11 अगस्त तक, उनके दरमियान आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ब्रोचर में दिया हुआ है। उसके अलावे आपको एक कॉपी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का या फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ डिसलेक्सिया या जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आपको जेईई एडवांस के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, और जो भी फॉर्मेट है वो आपका एनेक्सर में दिया हुआ है, जो जेईई एडवांस का ब्रोचर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जेईई एडवांस 2022 के लिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 25वां सवाल कहता है कि मैं क्लास 12 पास सर्टिफिकेट और मार्क स्टेटमेंट मेरा एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है, तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? तो आंसर है कि आप क्लास 12 मार्कशीट अपलोड करिए, है ना। पास सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट में आपके पास जो मार्कशीट है वो अपलोड करिए, वो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है। आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल कहता है कि मैं 2022 में क्लास 12 में अपीयर हुआ हूँ, बट मेरे पास क्लास 12 अपीयर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं जेईई एडवांस में रजिस्टर कर सकता हूँ विदाउट अपलोडिंग क्लास 12 सर्टिफिकेट? आंसर है यस। जो भी लोग, चूंकि वो क्वालिफाइंग माना जाता है इसको इस साल के लिए जो 2022 में जेईई एडवांस दे रहे हैं, और तो उनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लोग बिना अपलोड किए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 27वां सवाल कहता है कि मैं जेईई मेन बी आर्क एंड और बी प्लानिंग पेपर में अपीयर हुआ था, क्या मैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में एलिजिबल हूँ विदाउट राइटिंग जेईई एडवांस? आंसर नहीं, बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हैं। जो लोग जेईई एडवांस 2022 क्वालिफाई करेंगे वही आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल है।
28वां सवाल है, ये कहता है कि मैं एडमिशन ले लिया हूँ एक एनआईटीज़ में 2021 में ही, क्या मैं जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर है कि कैंडिडेट्स जो लोग एडमिशन ले चुके हैं 2021 में एनआईटीज़ में, वो लोग जेईई एडवांस बिल्कुल दे सकते हैं अगर उसका अटेम्प्ट बचा हुआ है। और अगेन जो क्राइटेरिया जो जेईई एडवांस ने 4 क्राइटेरिया दिया है, बशर्ते अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप डेफिनेटली जेईई एडवांस में बैठ सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आपने एक एनआईटी किसी भी एक एनआईटीज़ में आपने एडमिशन ले लिया है। 29वां सवाल है कि एक सीट मुझे जोसा 2021 के दरमियान ऑफर किया गया था, तो मेरा कहना है कि मैं ना तो उसका सीट का एक फ़ी पे किया और ना ही कोई रिपोर्ट सेंटर पे जाके मैंने कोई रिपोर्टिंग करी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ जेईई एडवांस में 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए? आंसर है कि आप जेईई एडवांस 2022 में एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आप सारे क्राइटेरिया जेईई एडवांस का 2022 जेईई एडवांस के लिए आप सेटिस्फाई करते हैं। 30वां सवाल है कि अगेन जो जोसा होता है, एक जो काउंसलिंग होता है सीट एलोकेशन वाला ये है, आप वहाँ पर आपको एक सीट ऑफर हुआ था आईआईटी के लिए, आपने क्या किया, आपने फ़ी पे कर दिया, आपने रिपोर्ट भी किया आईआईटी सेंटर पे, बट लेटर ऑन आपने क्या किया, एडमिशन विड्रॉ कर लिया, राइट? जो सीट अलॉटमेंट के टाइम आपने क्या किया, लास्ट सीट अलॉटमेंट में अपना आपने ये एडमिशन विड्रॉ कर लिया। क्या आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं 2022 के लिए? आंसर है कि आप एलिजिबल है जेईई एडवांस 2022 के लिए। अगेन क्राइटेरिया वही है कि आप जितने भी क्राइटेरिया जेईई एडवांस के हैं आप वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं, आपका एज 1 अक्टूबर 1997 के बाद होना चाहिए बर्थडे, और अगर आप इस रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है उसमें, और आप एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किए हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मस्ट यू हैव टू पास इट। 31 सवाल कहता है कि मुझे जोसा में जो काउंसलिंग अलोकेशन वाला बोर्ड है 2021 में आईआईटी में एक सीट अलोकेट हुआ था, जिसमें मैंने फ़ी भी पे कर दिया, आईआईटी रिपोर्टिंग सेंटर पे गया भी, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी ले लिया, बट आपने किसी प्रोग्राम में आईआईटी में एडमिट यानी कि एडमिशन नहीं लिया, तो क्या आप एलिजिबल हैं 2022 के लिए? आंसर है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपने एडमिशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि मैंने एक एडमिशन ले लिया आईआईटी प्रोग्राम में जो जेईई एडवांस 2021 के बेसिस पे अलॉट हुआ था, बट मैं प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू नहीं किया और मैं वो छोड़ के चला आया, है ना? क्या मैं एलिजिबल हूँ 2022 के लिए? आंसर है कि बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको एक बार एडमिशन मिल चुकी है, उसके बाद आपने छोड़ा है कॉलेज, आपने ड्रॉप किया है, तो वो आपका आइडिया है, आपको जेईई एडवांस में एंट्री नहीं मिलेगी। 33 क्वेश्चन वो कहता है कि मैंने अगेन जोसा 2021 के तहत सीट अलोकेट किया था, बट सीट मैंने विड्रॉ नहीं किया जो भी लास्ट राउंड होता है उसके दरमियान, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ 2022 के लिए? आंसर है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया सीट किसी भी आईआईटी में और आपने विड्रॉ नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं उस सीट को आपने अपने नाम पे मार्क किया और आप फाइनली उसको विड्रॉ नहीं कर पाए, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 34th सवाल कहता है कि मैं एक आईआईटी में प्रिपरेटरी कोर्स में 2021 में दाखिला ले चुका हूं, क्या मैं जेईई एडवांस 2022 दे सकता हूं? आंसर है कि आप 2022 दे सकते हैं, बशर्ते कि आप सारे क्राइटेरिया जेईई एडवांस का 2022 के लिए सेटिस्फाई करते हैं। 35th सवाल कहता है कि मैं स्टेप 1 जो फिलिंग पर्सनल डिटेल्स और चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सीटिंग, ये सब चीज़ें रजिस्ट्रेशन जेईई एडवांस के लिए किया है। स्टेप 2 डॉक्यूमेंट अपलोड भी आपने कर लिया, बट मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं किया जो स्टेप 3 होता है। तो क्या मैं जेईई एडवांस 2022 में अपीयर हो सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपको सारे स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करने हैं, यानी कि पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन सिटी, दूसरा यानी कि डॉक्यूमेंट, और तीसरा यानी कि पेमेंट। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं और आपको ये फ़ी पे करना पड़ेगा, है ना? और आपका रजिस्ट्रेशन चूँकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसीलिए आप जेईई एडवांस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम में वो मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करें, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। 36 सवाल कहता है कि मुझे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है पोर्टल से, क्या करना चाहिए मुझे? तो अगर जेईई एडवांस का कहना है कि अगर इस केस में ऐसा कोई इशू आता है तो आप चेयरमैन जो जेईई एडवांस के चेयरमैन हैं, जो आपके नियरेस्ट जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी से है,
वो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इमीडिएटली एडमिट कार्ड अवेल करवाएंगे। 37 सवाल कहता है कि मैं डिफेंस सर्विस पर्सनल में हूँ और क्या मेरा बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो डीएस कैटेगरी में, डिफेंस सर्विस कैटेगरी है, उसमें एक सीट मिल सकता है उनको। आंसर है कि जितने भी लोग जो डिफेंस में काम करते हैं वो सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। डीएस कैटेगरी के एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल या तो वो शहीद हो गए हैं या फिर डिसेबल हो गए हैं या मिसिंग हैं, इस टाइप का अगर क्या कोई केस है तो आपको एक सर्टिफिकेट, एक एनेक्सर है जो आपको फिल करके देना पड़ेगा और जो आपको आर्म फोर्सेस पर्सनल के द्वारा इशू किया होगा, तब जाके आपको जो डीएस कैटेगरी की सीट है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर स्पेशल केस है तब आपको ये मिल सकता है। 38 सवाल कहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 जे एडवांस 2022 के लिए कंपलसरी है क्या? अगर आप दोनों में अपीयर नहीं होते हैं तो क्या आप जे एडवांस के लिस्ट में आ सकते हैं मेरिट लिस्ट में? आंसर है कि आपके लिए ये 2 पेपर लिखना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप जे की मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले हैं। 39वां सवाल ये कहता है कि मैं एक पेपर में एब्सेंट था, पेपर 1 या पेपर 2 में से, क्या मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होगा? आंसर है नहीं। आपका रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने दोनों पेपर में अपीयर हुए थे या नहीं, तो इसीलिए दोनों पेपर में अपीयर होना कंपलसरी है लिस्ट में आने के लिए, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। 40वां सवाल कहता है कि मेरे को क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलेगा क्या जब मैं जे एडवांस का रजिस्ट्रेशन करूंगा? आंसर है कि ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज इंडिकेट करने का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आप क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रीफर लैंग्वेज है ये आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप कौन सा लैंग्वेज में प्रीफरेबली आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, वहाँ पर चूज़ करके आप कर सकते हैं। 41वां सवाल कहता है कि मैं लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश कर सकता हूं क्या कभी भी, अगर मेरे को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के दरमियान अगर करना पड़ जाए 2022 के लिए? तो आंसर है कि आपको स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ किया है उसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा। आप टॉगल बटन का यूज़ करके इंग्लिश और हिंदी में स्विच भी कर सकते हैं और ये आप एग्ज़ाम के इंटायर ड्यूरेशन में कभी भी कर सकते हैं। और आप कभी भी डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन का जो व्यूइंग लैंग्वेज है वो आप कभी भी एग्ज़ाम के दरमियान चेंज कर सकते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है कि मुझे क्या रफ सेट मिलेगा कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2022 जे एडवांस में? आंसर है बिल्कुल मिलेगा आपको। आपको एक स्क्रिबल पैड दिया जाएगा जो बाद में आपसे ले लिया जाएगा, जो ब्लैंक शीट कंटेन करता है। जो भी जेईई एडवांस का पेपर स्टार्ट होगा, जैसे 9 बजे आपका स्टार्ट हो रहा है पहला पेपर, तो उसके पहले दिया जाएगा। आप सारे कैलकुलेशंस उसके अंदर कर सकते हैं और ये आपको बस एक चीज़ है कि आपको अपना पेन या पेंसिल खुद का लाना पड़ेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको स्क्रिबल पैड मिलेगा और पेन और पेंसिल आप लेके आ सकते हैं। 43वां क्वेश्चन कहता है कि क्या मुझे क्वेश्चन पेपर का हार्ड कॉपी मिलेगा रिस्पॉन्स के साथ पेपर 1 और पेपर 2 के बाद आफ्टर जब मैं जो टेस्ट है वो मैं अगर कंप्लीट कर लेता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल जो लेके गए थे पेन, आप वही लेके आएंगे साथ में। 44वां क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन पेपर का जो कॉपी है वो मुझे कैसे मिलेगा? तो जेईई एडवांस का कहना है कि रिस्पॉन्सेज जो भी आपने किए हैं, जो भी आपने मार्क करा है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और वो जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ है कंप्यूटर में, वो आपको जो जेईई एडवांस का पोर्टल है वहाँ डाउनलोड होने के लिए मौजूद रहेगा। आप वहाँ पर जाके कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी टाइमलाइन दिया हुआ है जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग। 45 क्वेश्चन कहता है कि सपोज 2 लोगों को सेम मार्क्स जेईई एडवांस में आ जाते हैं, सेम बोले तो एग्रीगेट सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या दोनों कैंडिडेट का रैंक सेम होएगा? आंसर है कि अगर एग्रीगेट मार्क 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट का सेम आ जाता है तो उस केस में टाई ब्रेक पॉलिसी जो जेईई एडवांस का है वो यूज़ किया जाता है रैंक अवॉर्ड करने के लिए। टाई ब्रेकर पॉलिसी होता क्या है? स्टेप 1 उसका ये है कि जो भी हायर पॉजिटिव मार्क्स है उस कैंडिडेट को, वो जिनका जितना ज़्यादा है हायर पॉजिटिव मार्क्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने वाला है, तो उनको हायर रैंक मिलेगा।
अगर जो भी ब्रेकिंग क्राइटेरिया है स्टेप 1 का, अगर वो भी टाई हो जाता है तो स्टेप 2 अप्लाई किया जाएगा। स्टेप 2 क्या कहता है कि हायर रैंक उन लोगों को मिलेगा, उनको मिलेगा जिनका मार्क्स मैथमेटिक्स में हाईएस्ट है। दोनों में से ऑब्वियस ही बात है कि मैथमेटिक्स में किसी न किसी का तो हाईएस्ट होगा ही, और उनको आपको हाईएस्ट मिलेगा। तो ऐसा बोलता है कि अगर ये ब्रेक टाई नहीं होता है तो जो भी अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, मान लो दोनों का मैथमेटिक्स में भी सेम है, यानी कि स्टेप 2 भी सेम है, तो उनको दिया जाएगा जिनका हायर मार्क्स है फिजिक्स में। ठीक है, तो अगर ये 3 स्टेप के बाद अगर तब भी टाई है, तब जाके दोनों कैंडिडेट को सेम रैंक मिलेगा। ऐसा वैसे पॉसिबल होता नहीं है। कितने बार पहले कंडीशन से ही आउट हो जाता है, स्टेप 1 में ही हायर रैंक डिसाइड हो जाता है, स्टेप 2 तक डिसाइड हो जाता है। मैक्सिमम कई दफ़ा अगर वर्स्ट केस आ गया तो स्टेप 3 तक आता है, इसके आगे नहीं जाता है। मतलब अभी तक तो नहीं हुआ है कि 2 कैंडिडेट का सेम रैंक आया हो, आगे पता नहीं, हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, 46वां सवाल करते हैं। वो कहता है कि 2022 के लिए मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, क्या मुझे जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा जो मैं बात कर रहा था 2022 के लिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जो मेरा कोर्स चॉइसेस भरने के लिए होता है एडमिशन IITs में लेने के लिए। तो आंसर है कि जो भी JEE एडवांस के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको मस्ट रजिस्टर, मतलब करना ही करना है रजिस्ट्रेशन जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कोर्स ही अलॉट नहीं होगा और आपको कोई भी IIT मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, कोई भी कोर्स नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आप जरूर जोसा में रजिस्ट्रेशन करें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। 47वां सवाल वो कहता है कि मैं JEE एडवांस क्वालिफाई कर चुका हूँ, बट जो भी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो मैं मिस कर चुका हूँ। ठीक है, और जो भी ये जोसा पे रजिस्ट्रेशन का टाइम है उसको मिस कर चुका हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए एडमिशन लेने के लिए IIT में। तो IIT JEE एडवांस का कहना है कि जो भी लोग जो क्वालिफाई हुए हैं JEE एडवांस 2022 के लिए, उनको तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है वेबसाइट पे, और जितने भी चॉइसेस हैं, कोर्स के चॉइसेस हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर भरना ही भरना है। अगर कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट अगर ये नहीं कर पाता है तो उनका जो कैंडिडेचर है वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो ये आप क्लियर है। 48वां सवाल कहता है कि मैं JEE एडवांस 2022 क्वालिफाई किया हूँ और जो जोसा रजिस्ट्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया हूँ, बट मैं चॉइस फिल करना भूल गया हूँ। क्या मुझे JEE एडवांस के या IIT के एडमिशन में कंसिडर किया जाएगा? तो आंसर है कि अगर आपने कोई भी चॉइस फिल नहीं किया है लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग तक, तो आप एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपका चॉइस फिल करना कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, 49वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्लास 12th एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो एडमिशन के दरमियान चेक किए जाएंगे क्वालिफाइंग के लिए। तो क्लास 12th में ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स होते हैं। तो JEE एडवांस का कहना है कि कोई भी कैंडिडेट जो JEE एडवांस पास करता है उनके लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है एक लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट, और पांचवा है कोई सब्जेक्ट जो इन चारों के अलावे नहीं हो। तो 5 सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। 50वां सवाल जो अंतिम सवाल है वो कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉरेन कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए। ये 1.5 पेज का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप JEE एडवांस के पोर्टल पे जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बट मैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 1 अगस्त से ही, और 11 अगस्त तक खुला रहेगा। आप वहां तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जो लोग 11 तक रजिस्टर कर पाएंगे और किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए 12 अगस्त का डेडलाइन है। तब तक आप कर लीजिए। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं जो इंडिया से नहीं है तो डेफिनेटली आप रजिस्टर करें, है ना, और आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था एक पूरा का पूरा समरी जो JEE एडवांस ने अपने पोर्टल पे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता ही आता है। आई होप आपके भी क्वेश्चंस इसमें आंसर किए गए होंगे। मेरी तरफ से तो कोशिश यही की गई कि जो भी डाउट्स आपके होते हैं वो क्लियर हो जाए इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। एक वीडियो में आप पूरा का पूरा डाउट जो भी आपका इस एग्जाम रिलेटेड है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो JEE एडवांस 2022 के लिए एलिजिबल है।
ठीक है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं, जो भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगले साल बैठना चाहते हैं। उनको कम से कम इतना इन्फॉर्मेशन तो होगा ही कि कौन सी चीज़ें हमें टिपिकली करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगी अगले साल के एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में, जो भी लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।